Jai Hind students. Up till now we have discussed about Aristotle falsely in Newton's law of motion, which is termed as laws of motion in your book. So this we have already discussed. Video has been made. Several students asked me few doubts if they have, and today I am going to start the Newton's first law of motion. It's a very basic but very important law. एक्चुअली व्हाट वी आर स्टडिंग इज़ द मैकेनिक्स। और जब तक न्यूटन सर थे या शुरू के जो ये चैप्टर्स हैं, इनको न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कही जा सकती है और लोग कहते भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आगे की जितनी चीज़ें हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सॉरी फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी एंड ग्रेविटेशन, इसमें न्यूटन सर के इतने काम थे कि आप उनको गिन नहीं सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज न्यूटोनियन मैकेनिक्स। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, which means every body continues to be in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless and until compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion। सिंपल लैंग्वेज में अगर आपसे मैं कहूँ कि अगर इस टेबल पर ये ब्लॉक रखा हुआ है तो ये तब तक यहाँ पर रखा रहेगा जब तक कि कोई बंदा या बंदी इस पर फोर्स अप्लाई करके इसकी पोजीशन या ओरिएंटेशन को चेंज ना कर दे। सेम चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। एवरीथिंग, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। लास्ट लेक्चर में मैंने स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन दोनों पर बहुत अच्छे से बात की थी आपकी। अगर ये रेस्ट की कंडीशन में है ये ब्लॉक, इफ़ दिस ब्लॉक इज़ एट द कंडीशन ऑफ रेस्ट, तो ये रेस्ट पर ही रहेगा। इफ़ दिस बॉडी इज़ एट यूनिफॉर्म मोशन, इफ़ दिस बॉडी वॉज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन, तो जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे ये नहीं रुकेगा। आज हम लोगों को लग सकता है कि सर ये क्या बच्चों वाली बातें बता रहे हैं आप, ये तो हमें मालूम है कि हम जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक रुके। होल्ड अ मिनट, आप बात कर रहे हैं 1642 की, ठीक है? 1642, 1742, इन तरह की चीज़ों पर आप बात कर रहे हैं। जब गैलीलियो सर ने स्टार्ट किया था तब ये सारी चीज़ें इतनी एडवांस लेवल पर नहीं थी जितनी आज हम लोग के पास है। वी आर सो मच प्रिविलेज्ड that we are in the 21st century, but there was a time when people don't know about all these things, that how an object can stop itself. No one is stopping it. So we are talking in that era. लेकिन वो चीज़ें आज भी एप्लीकेबल हैं, आज भी वो वैसे ही चल रही हैं, तो हमें वो चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है? कुछ बच्चों ने कंप्लेन किया था कि सर ये तो फालतू चीज़ें हैं, हमको क्यों पढ़ना है? नो, आप नहीं कर सकते हो। So in simple words, if the net external force on a body is zero, its acceleration is zero, or acceleration can be non-zero only if there is an net external force on the body। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर आपकी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, दैट मीन्स द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो ज़ीरो। And if acceleration is zero, which means rate of change of velocity is also zero. That means object is not changing its position, nor its magnitude, nor its speed with respect to time. Am I clear? Yes. And if body possesses some acceleration, if the body have some acceleration, which means that there is an non-zero net external force acting on the body. Now coming to this example is saying that since the block is at rest, the normal reaction R must be equal to the opposite of its weight। अब आप समझिए इस बात को। अभी तक हमें क्या पता था कि सर ये ब्लॉक है, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, बात ख़त्म। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो ये ब्लॉक गिर क्यों नहीं रहा है? वाई डज इट नॉट फॉलिंग? बिकॉज देर इज़ अ नेट upward reaction coming from the top of the table, which is balancing this weight of the body।
तो नेट वर्टिकल फोर्स ज़ीरो हो गए सर। इफ़ द नेट वर्टिकल फोर्स इज़ ज़ीरो दैट मीन्स आपका एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में, सॉरी नॉन ज़ीरो नहीं, इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। और एक्सेलरेशन एक बार ज़ीरो हो गया मतलब आप dv/dt इस टर्म को भी आप क्या कह सकते हैं, ज़ीरो। जब ये ज़ीरो हो गया मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं रहेगा तो और कौन सी कंडीशन में रहेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। सो आई होप कि आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आ गया। इट्स अ वेरी वंडरफुल कॉन्सेप्ट अगर आप इसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। न्यूमेरिकल वाइज तो ये आपको हेल्प नहीं करेगा, लेकिन जितना सेकंड लॉ ऑफ आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा उतना फर्स्ट लॉ नहीं कर सकता। लेकिन फर्स्ट लॉ आपका कॉन्सेप्ट जरूर मेड करेगा। ये नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन के बारे में बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इफ़ यू हैव टाइम रीड दी आई इरोडोफ, उसमें बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है। इट्स अ वंडरफुल बुक। नाउ द ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, ये ब्लॉक अनलेस एंड अनटिल इट इज़ एक्टेड अपॉन बाई एन एक्सटर्नल एजेंट और एक्सटर्नल फोर्स। अब ये हाथ आप देख रहे हैं, जब इस हाथ से इन्होंने फोर्स लगाया तब तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट मूव। आपकी बॉल थी, बॉल यहाँ कंडीशन पर थी, रेस्ट की कंडीशन पे, इन्होंने फोर्स लगाया, आपने लगाया, मैंने लगाया, किन्हीं ने भी लगाया। अनलेस एंड अनटिल इट इज़ एक्टेड अपॉन बाई एन एक्सटर्नल फोर्स द बॉल कंटिन्यूज टू बी इन द यूनिफॉर्म मोशन। अभी मैं फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बॉल को अगर आपने फोर्स लगा के रोल करना शुरू किया तो ये बॉल रोल होते हुए होते हुए होते हुए एंड इट विल कीप गोइंग ऑन। वी आर नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्शन। मुझे मालूम है, आपको मालूम है कि फ्रिक्शन क्या होता है, पर जिन चीज़ों के नाम अभी डिस्कस नहीं किए गए हैं क्लास में, आप प्लीज़ मत करिए, ठीक है। When we talk about friction, I will tell you 3 types of different friction. आपने जो पढ़ रखे हैं that is a totally entire different picture. There is a static friction, there is a limiting friction and there is a kinetic friction. I will explain each and every term with the graph. ठीक. Now what is inertia? Inertia is the intrinsic property. Mark the word and double underline it. Intrinsic property of a body due to which it resists a change in its state of rest or of uniform motion. एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी बॉडी की, when I am talking in terms of body, which means it's a simple object, not in terms of human body. Okay, so it's a internal resistance to any change in the position or in the state of rest or in the state of motion of a body. बॉडी अगर मूव कर रही है, अभी आप उसको स्टॉप करना चाहोगे तो वो अपने आप से एक रेजिस्टेंस देगी, और अगर बॉडी रेस्ट की कंडीशन में है, आप उसको मूव कराना चाह रहे हैं तो भी वो एक अपना रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज इनर्शिया। इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ स्टेट, ये बात है, रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ स्टेट, ये बात है। Now, what do you mean by law of inertia? A body does not change its state of rest of uniform motion unless an external force compels to change its state. And inertia is of two types. First is inertia of rest and inertia of motion. Inertia cannot be measured individually, however, it can be compared for different objects for having different mass, and mass is the only thing which is the measures of inertia of a body. If the body possesses higher mass or it is having a heavy mass, its inertia will automatically be very high. I'm giving you two examples, just look at them. Suppose an iron ball has more inertia than the plastic. What I'm saying is, sorry, just starting again. An iron ball has more inertia than the plastic ball of same size. क्या मतलब इसका? प्लास्टिक बॉल का मास कम होता है, दैट्स वाई मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया। अभी मास कम है तो इनर्शिया कम हो गया प्लास्टिक बॉल का, लेकिन आपकी आयरन बॉल भर भर के मास होता है उसमें, तो उसका इनर्शिया ज़्यादा हुआ।
A cricket ball has more inertia than a lawn tennis ball of the same size. Got the point? So today we have discussed about inertia and the Newton's first law of motion. I'm going to stop this here. In the next upcoming video we will talk about second law of motion and we'll discuss also about the friction. So thank you and Jai Hind bachcho. God bless you all.